नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की जो ये वीडियो है वो है बीए एनईपी 4th सेमेस्टर के लिए। जिनके पास हिंदी है उनका जो पेपर का नाम है वो है हिंदी अनुवाद। तो आज जो वीडियो में बात करेंगे मैं 2 यूनिट पहले करवा चुका हूं। आज हम उससे आगे के नोट्स के डिस्कस करेंगे जो कि आपके हिंदी अनुवाद से संबंधित है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कुछ क्वेश्चन का भी पता लगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, इसमें है अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो संस्कृति, साहित्य और भाषा, इनमें क्या संबंध होता है, अनुवाद और संस्कृति में क्या संबंध होता है, अनुवाद का जो है समाज के साथ क्या संबंध है, अनुवाद का भाषा के साथ संबंध, और एक जो बहुभाषिक समाज है यानी कि बहुत सारी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाला एक समाज, तो उसमें अनुवाद का क्या संबंध है उसका। तो ये सब यूनिट नंबर 3 में है। अगर आप इनको ढंग से कर लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपसे छूटेगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी इसका क्या महत्व है। जो अनुवाद है, अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अनुवाद प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संदर्भ उस भाषा, संस्कृति, समाज को संदर्भित करता है जिसमें एक भाषा का प्रयोग किया जाता है और जिसका अनुवाद किया जाता है, यानी कि उस भाषा की संस्कृति जिसका आप अनुवाद कर रहे हैं। तो अनुवाद करते समय अनुवादक जो भी अनुवाद कर रहा है, यानी कि जो भाषा को चेंज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। एक भाषा तो स्रोत भाषा है जहाँ से जिस भाषा का उसे अनुवाद करना है, दूसरा जिस भाषा में उसको अनुवाद करना तो वो लक्ष्य भाषा होगी। के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझना और उसका ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपको वहाँ की संस्कृति नहीं पता होगी तो बहुत सारे जो वाक्यों के जो भाव निकलते हैं वो शायद आप ना समझ पाओ। तो भाषा, संस्कृति और समाज पर इसका जो प्रभाव पड़ता है, भाषा, संस्कृति और समाज एक दूसरे से बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो उनकी भाषा, दूसरी उनकी संस्कृति और तीसरा उनका समाज। कोई भी भाषा एक संस्कृति में विकसित होती है और उस समाज के सदस्यों के बीच संचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जिस संस्कृति में वो भाषा विकसित हो रही है, उसी समाज के लोग उस भाषा का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो है सामाजिक संस्कृति संदर्भ का महत्व। अनुवाद करते समय अनुवादक को यह ध्यान रखना चाहिए कि स्रोत भाषा, यानी कि जिस भाषा का उसे अनुवाद करना है, में उपयोग किए गए शब्द और वाक्यांश न केवल भाषा के भीतर अर्थ रखते हैं बल्कि वे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को भी दर्शाते हैं। अगर किसी भाषा का वो जो है अनुवादक जो है उसका अनुवाद कर रहा है, तो जो उसके शब्द हैं उसकी संस्कृति से वे शब्द जरूर मेल खाते होंगे। तो जब हम किसी भी भाषा का अनुवाद करते हैं तो वहाँ की जो संस्कृति है उन शब्दों में हमें दिखाई देती है। तो वहाँ की संस्कृति को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी चीज़ का अच्छे से अनुवाद करते हैं, ताकि उसका स्पष्ट अर्थ जो है स्पष्ट हो सके जिसमें उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है सांस्कृतिक अंतर, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, यानी कि वो भाषा जिसका आप अनुवाद करेंगे और दूसरा जिस भाषा में आप अनुवाद करेंगे के बीच एक सांस्कृतिक अंतर, यानी कि दोनों की संस्कृतियों में अंतर होगा, अनुवाद में जटिलताएं पैदा करता है। ये जो अंतर है, सांस्कृतिक अंतर, यही जो है अनुवाद में कठिनाइयों को लाता है। उदाहरण के लिए एक मुहावरे या अभिव्यक्ति जो स्रोत भाषा में लोकप्रिय है वह लक्ष्य भाषा में समझ में नहीं आ सकती। यानी कि एक जो है, मान लीजिए अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं, तो जो मुहावरा इंग्लिश का होगा उसको आप अगर अनुवाद कर रहे हैं उसका हिंदी में, तो दोनों की संस्कृतियों में अंतर है। तो वहाँ उन्होंने किस लिहाज से उस वाक्य को या उस मुहावरे को बनाया होगा और यहाँ पे उसका क्या मीनिंग निकल कर आता है, तो हो सकता है कि वो अलग हो। और अगर आप वहाँ की संस्कृति को समझेंगे तो उसका अर्थ जो निकलेगा, आप उस चीज़ को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं उसका। तो जो
वह लक्ष्य भाषा में समझ में नहीं आ सकता, उसका अर्थ अलग हो सकता है। तो ये बात है कि उसका अर्थ अलग हो सकता है, इसीलिए जो संस्कृति में अंतर होता है तो वहाँ पे जो अनुवाद में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं उसको चेंज करने में। अनुवादक की जो भूमिका है वो ये होती है कि जो अनुवादक होता है, अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि कैसे सांस्कृतिक अंतर अनुवाद प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अनुवाद की गुणवत्ता। एक अच्छे अनुवाद स्रोत भाषा में व्यक्त किए गए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को यथासंभव सटीकता से लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करता है। तो जो एक अनुवादक का गुण होता है वो क्या करता है कि जो जिस स्रोत भाषा को से जो अनुवाद करना है तो वहाँ की जो है सामाजिक संस्कृति को उसका समझकर उसका जो सटीकता के साथ या कहें कि बिल्कुल ठीक उसका क्या कर सकता है, दूसरी भाषा में उसको प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद है सांस्कृतिक अंतर। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच सांस्कृतिक ये तो अभी कर लिया। इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे हमने मुहावरों का अनुवाद करते हैं तो एक मुहावरा है हाथ में हाथ देना। इसका हिंदी में अर्थ होता है सहयोग करना या फिर सहायता करना। अगर हम लेकिन इसका अंग्रेजी में शाब्दिक अनुवाद, अगर हम इसका जो सेम वर्ड है जैसे हैंड, तो इसको अगर हम हिंदी में टोटल चेंज करेंगे तो ये जगह टू गिव हैंड इन हैंड होगा, जो कि शायद सही अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाथ में हाथ देना, और वहाँ पे उसका जो मीनिंग निकल के आया वो है सहायता करना। तो एक अच्छा अनुवादक जो है जब इसका अनुवाद करेगा तो वो क्या करेगा, इसका अर्थ निकाल कर वो उसको लिख सकता है अंग्रेजी में टू जॉइन हैंड या फिर टू वर्क टुगेदर, तो साथ साथ काम करना, तो तब भी सहायता होती है। और टू जॉइन हैंड भी उसका यही मतलब उस मुहावरे को चेंज करने के लिए उसका मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी होगा। जैसे शाब्दिक शब्दों का उपयोग करके इन मुहावरों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और उसमें अगर आप कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी सटीकता से एग्जामिनर को समझ में आएगा। तो कुछ आपको इस तरह की भी लैंग्वेज, आपका जो फैक्ट्स हैं आपको वो भी यूज़ करने पड़ेंगे जब आप हिंदी का पेपर में आप अपना आंसर लिख रहे हैं। दूसरा है सांस्कृतिक संदर्भों का अनुवाद। यदि आप एक कहानी का अनुवाद कर रहे हैं जिसमें एक भारतीय विवाह का वर्णन है तो आपको भारतीय विवाह के रीति रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों को समझना होगा। एक अच्छा अनुवादक इन सांस्कृतिक संदर्भों को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करेगा, तो जिसमें भी उसे चेंज करना है तो वो उस चीज़ को उस तरह से समझा, क्योंकि हर जगह के जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर हैं, जो परंपराएं हैं, हो सकता है कि अंग्रेज जो हैं अंग्रेज़ों की अलग हो और जो हिंदू लोग हैं उनकी अलग हो, मुस्लिमों की अलग होती हैं। तो बट उसका जो मीनिंग है वो उन चीज़ों में ही आएगा कि तब आपको, जब आपको वहाँ की संस्कृति पता होगी कि भाई वहाँ के क्या कल्चर्स हैं, तो तभी आप एक अच्छे अनुवादक बन सकते हैं। इसके बाद जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे वो है आपका जो टॉपिक है ये है संस्कृति, साहित्य और भाषा, यानी कि जो संस्कृति है वहाँ की और जो साहित्य है वहाँ का। क्योंकि साहित्य जो हमेशा होता है, साहित्य ज़्यादातर जो है लोकल भाषाओं में ही लिखा जाता है या फिर उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा में वो साहित्य गढ़ा जाता है। और दूसरा है भाषा जो वहाँ पे बोली जा रही है। तो संस्कृति, साहित्य और भाषा परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा संस्कृति को व्यक्त करने का माध्यम है, जो भाषा है वहाँ की संस्कृति को वो व्यक्त करती है, और साहित्य उस संस्कृति का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि जो वहाँ का साहित्य होगा उस साहित्य में कहीं ना कहीं आपको वहाँ की संस्कृति की झलक मिलेगी। जो हमारे जो आप अगर मैं बात करूँ, अगर कोई भी पुराना कवि है जिसमें आप कबीरदास को ले सकते हैं या सूरदास हो गए हैं या ब्रजमोहन हैं, तो जो भी उन्होंने कविताएं गढ़ी हैं या जो उनकी जो मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, तो वहाँ पे जो है उन्होंने अपने देश के बारे में सब कुछ लिखा है, तो वहाँ की कल्चर को लिखा है। तो साहित्य में जो चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर संस्कृति से जुड़ी होती हैं। साहित्य में हम उस भाषा के माध्यम से संस्कृति के मूल्यों, परंपराओं और इतिहास को देख सकते हैं। संस्कृति, साहित्य और भाषा के बीच में जो संबंध है वो क्या क्या हो सकता है। एक भाषा संस्कृति का माध्यम, भाषा संस्कृति का माध्यम
यानी कि भाषा जो है वो संस्कृति को व्यक्त करती है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो कल्चर है उनको व्यक्त करती है, उनको प्रसारित करती है, उनको बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी भाषा में अभिव्यक्त होने वाली संस्कृति के विचार, मूल्य और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। दूसरा जो साहित्य संस्कृति पर प्रतिबिंब, यानी कि जो आपका साहित्य है वो संस्कृति का ही प्रतिबिंब है, यानी कि उसी का एक चेहरा है। साहित्य किसी समाज की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उस समाज के मूल्यों, विश्वासों और इतिहास का एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। और जो तीसरा इसमें वो है भाषा और साहित्य का संबंध। साहित्य का संबंध भाषा से होता है। कोई भी साहित्य, चाहे वे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो या नाटक हो, भाषा के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। साहित्य के माध्यम से भाषा की अधिक समृद्धि और विविधता बनाया। जो आप साहित्य के साथ, अगर आप साहित्य को किसी भाषा में अगर आप साहित्य लिख रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी भाषा है वो एक तो अधिक समृद्धि हो रही है, उसमें विविधता भी आ रही है और उसको बनाए रखने में ये काफ़ी सहायक है। इसके बाद जो है अनुवाद और संस्कृति। अनुवाद और संस्कृति के बीच गहरा और जटिल संबंध है। अनुवाद को स्रोत, संस्कृति के ज्ञान और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने की आवश्यकता होती है ताकि लक्ष्य भाषा में सटीक अनुवाद किया जा सके। सांस्कृतिक अनुवाद संस्कृति अंतरों को दर्शाता है और उन्हें सम्मान कराता है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा मिलता है। अनुवाद और संस्कृति के बीच का जो संबंध है उसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है सांस्कृतिक संदर्भ का महत्व। अनुवाद केवल शब्दों का अनुवाद नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों को समझना और प्रस्तुत करना है। सांस्कृतिक संदर्भ में परंपराएं, सामाजिक मापदंड, मुहावरे और हास्य शामिल है, जो मूल पाठ के अर्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें है सांस्कृतिक अनुवाद का अभ्यास। सांस्कृतिक अनुवाद का अभ्यास विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जैसे मानव विज्ञान, उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन और क्रॉस सांस्कृतिक संचार। यह संस्कृतियों के बीच अंतर को पाटता है और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। इसके बाद है अनुवादक की भूमिका। अनुवादक केवल भाषाओं के बीच अंतर नहीं करता, बल्कि वह दो संस्कृतियों के बीच एक सेतु यानी कि एक पुल का काम करता है। अनुवादक को मूल पाठ के सांस्कृतिक संदर्भ को समझने और लक्ष्य भाषा में इसे सटीक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस भाषा में भी वो अपना अनुवाद कर रहा है तो वो जो है एक जो स्रोत भाषा है उसमें से उसको जो चेंज करने के लिए एक सटीकता से उसको प्रकट कर सकता है, अगर वहाँ की संस्कृति को जानता है। सांस्कृतिक अनुवाद के लाभ। सांस्कृतिक अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच बेहतर समझ, सहयोग और सम्मान की भावना का विकास होता है। यह सांस्कृतिक विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाता है और वैश्विक स्तर पर संवाद को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक अनुवाद की चुनौतियाँ। इसमें जो समस्याएं आती हैं वो मैं बता रहा हूँ। सांस्कृतिक अनुवाद में कई चुनौतियाँ हैं, यानी कि समस्याएं हैं, जैसे कि सांस्कृतिक अंतरों को समझना, अनुवादक की क्षमता और स्रोत भाषा की तुलना में लक्ष्य भाषा में उपलब्ध विकल्पों की कमी। इसके जो उदाहरण में देख सकते हैं आप, जैसे राजस्थानी साहित्य में उड़िया कहानियों का अनुवाद। साहित्यिक अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में राजस्थानी साहित्यकारों ने उड़िया कहानियों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। इस अनुवाद से राजस्थानी और उड़िया दोनों भाषाओं और संस्कृतियों के बीच बेहतर समझ और समन्वय स्थापित हुआ। उसके बाद है अनुवाद और समाज में क्या संबंध है। अनुवाद समाज के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि हम उनकी संस्कृति को समझ सकते हैं और वो हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं। अगर उनकी संस्कृति में कुछ कमियां हो सकती हैं तो उनको सही किया जा सकता है जब वो हमारी संस्कृति को समझेंगे, और अगर हमारी संस्कृति में कुछ कमियां होंगी तो वो भी उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम उसका अनुवाद कर सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, तो अगर हम उनको समझ सकते हैं तो यह अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के साहित्य, ज्ञान और संस्कृति को एक दूसरे के साथ साझा किया जा सकता है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। समझ और संवाद। अनुवाद एक भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है।
जिससे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी एक दूसरे को समझ सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। दूसरा इसमें है साहित्य और ज्ञान का आदान प्रदान। अनुवाद के माध्यम से अलग अलग भाषाओं के साहित्य, ज्ञान और संस्कृति को एक दूसरे के हाथ साझा किया जा सकता है। इससे विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक दूसरे की कला, साहित्य और विचारों से परिचित होने का अवसर मिलता है। तीसरा है इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। अनुवाद सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है। यह अलग अलग भाषाओं के लोगों को एक दूसरे के साथ संवाद करने और एक साथ काम करने में मदद करता है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी विकास होता है। इसके बाद जो इसमें है वो है आपका बहुभाषिकता। बहुभाषिकता आप जानते हैं, अनुवाद बहुभाषिक समाजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को अपनी भाषाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना भाग लेने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। वैश्विक व्यापार, यानी कि जब आप वर्ल्ड वाइज अपना कारोबार करते हैं, आप काम धंधा करते हैं, तो वहाँ पे भी अनुवाद की आवश्यकता होती है, जिससे आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। अपनी कंपनी को जो भी सेवाएं आप या उत्पादन जो आप बना रहे हैं या जो आप सेवाएं दे रहे हैं, उनमें भी आप उनको अपने जो है वर्ल्ड स्तर पर आप जो हैं जो और कंपनियां हैं उनके साथ जो है आप प्रतिस्पर्धात्मक कर सकते हैं, और आपको इसमें क्या होगी, मदद मिलेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकें। उदाहरण के लिए साहित्य में जो है किसी उपन्यास को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना, जिससे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उस साहित्य का आनंद ले सकें। दूसरा है प्रशासन। सरकारी दस्तावेजों या कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद, जिससे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उनकी जानकारी को समझ सकें। और इसमें जो तीसरा है वो है व्यापार। वेबसाइट या विज्ञापन को अनुवादित करना, जिससे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उत्पादों और या फिर सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं आज पूरा ख़त्म कर दूंगा। हो सकता है कि आध घंटा का 30 मिनट का तो वीडियो हो गया होगा। इसमें जो है एक है बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व। भारत को दुनिया की भाषाई आकाशगंगा माना जाता है। आकाशगंगा क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और ऐसे समाज यहाँ पे विद्यमान हैं जो अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उन भाषाओं में अनुवाद का जो है बहुत ही महत्व है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ विविधता का जश्न मनाया जाता है, यानी कि हम खुशी के साथ रहते हैं कि भाई हाँ, दूसरे लोग भी यहाँ या दूसरी संस्कृतियाँ भी यहाँ रहती हैं, और संस्कृतियाँ पहले से कहीं ज़्यादा आपस में मिलती हैं, और ऐसे स्थान पर अनुवाद के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत ही महत्व है अनुवाद का। भारत एक ऐसा देश है जहाँ भारत के बारे में एक ही सामान्य विचार लागू नहीं किया सकता। इसके लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता है। भारत में अनुवाद के लिए अंग्रेजी अब तक की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। यह अब केवल औपनिवेशिक भाषा नहीं रह गई है। इसका उपयोग कई जटिल भाषाओं के अनुवाद के लिए पुल के रूप में किया जाता है। बहुभाषी समाज में अनुवाद का महत्व उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यह भाषाई सीमाओं के पार ज्ञान को साझा करना संभव बनाता है। यह एक पुल के रूप में कार्य करता है जो संस्कृतियों को जोड़ता है, संचार को सुविधाजनक बनाता है और विविध समुदायों के बीच समझ को बढ़ावा देता है। अब जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, इसमें आपके जो अनुवाद हैं, अनुवाद में आप किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। मान लीजिए आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन लेने के लिए आप किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं, आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अनुवाद जब आप कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ से जो आपको सहायता मिल सकती है, तो उसके जो है इसमें कुछ हुआ है टॉपिक आपके। जैसे अनुवाद में जो है कोश, अगर कोई भी कोश है तो कोश का क्या महत्व है, कोश कितने प्रकार के हो सकते हैं, कोश के उपयोग, संकेत प्रणाली कि भाई कहीं पे संकेत लिखे हुए हैं कि भाई आपको इधर जाना है उधर जाना है, या और भी तरह के संकेत होते हैं। कुछ जो है संकेत भाषा के अंदर भी होते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमाज है, जैसे हमारे हिंदी में है, इंग्लिश के अलग हैं, तो सभी के संकेत अलग होते हैं। तो उनको भी आपको अनुवाद में उनसे भी आपको हेल्प मिलती है कि भाई अगर किसी सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद फुल स्टॉप है तो उसका क्या मतलब है, तो वो संकेत भी आपको समझ में आने चाहिए। शब्दकोश का उपयोग क्या कर सकते हैं आप, और थिसोरस के उपयोग
और प्राय कोश यानी कि कुछ ऐसे कोश हैं जहाँ पे प्रायवाची लिखे होते हैं। भाई एक ही वर्ड है तो उसके अलग अलग मीनिंग, अलग अलग जो वर्ड है उनको आप जब समझोगे सभी चीज़ों को तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा वर्ड किसका प्रायवाची है, उसका अर्थ क्या है। उच्चारण कोश होता है जहाँ पे आप समझते हैं कि किसी शब्द को आप किस तरह से उच्चारित करते हैं। भाषिक शब्दकोश होता है जहाँ पे आपको भाषा के शब्दों का जो कोश मिलता है। विषय कोश है कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, सभी के जो है तो विषय कोश भी होता है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अलग ही स्पेशल होते हैं, उन विषय से संबंधित होते हैं। परिभाषिक कोश के उपयोग हैं, विश्व कोश के उपयोग हैं, तो इनके बारे में तो आप सब लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। इसके बारे में तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ जो अनुवाद के कोश के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि अनुवाद के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं। अनुवाद करने के लिए कई साधन मौजूद हैं, जिसमें शब्दकोश है, संदर्भ ग्रंथ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, भाषा ज्ञान है और अनुवाद मशीनें शामिल हैं। अनुवाद के पास कई प्रकार के साधन हैं, जैसे शब्दकोश। यह अनुवाद की विभिन्न भाषाओं के शब्दों के अर्थों और प्रयोगों को समझने में मदद करता है। संदर्भ ग्रंथ हैं कि ये ऐसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच अनुवाद के लिए विशिष्ट संदर्भ प्रदान करते हैं। विषय विशेषज्ञ हैं, ये किसी विषय विशेष के बारे में ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो अनुवादक को सटीक और सही अनुवाद करने में मदद करता है। भाषा ज्ञान है, अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जो मशीनी अनुवाद है, ये मशीनी अनुवाद को स्वचालित रूप से प्रयोग करने के लिए यानी कि उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर पर किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अनुवाद कर देता है। गैर भाषिक वैज्ञानिक मशीनी यंत्र, इसमें जो आपके आते हैं वो हैं टाइपराइटर है, टेलीफोन है, शब्दकोश मशीन है, कॉपी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण है और पुनः प्राप्ति के यंत्र हैं और संचार के मध्य शामिल है। तो इसके अतिरिक्त अनुवाद में बौद्धिक साधन जैसे कि भाषा का ज्ञान, विषय का ज्ञान, अनुभव, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसके लिए। उसके बाद जो है आपका जो है ये तो हम कर चुके हैं अनुवाद के साधन। उसके बाद है जो अनुवाद में जो कोश हैं, कोश का जो महत्व है वो पढ़ लेते हैं हम। कोश का क्या महत्व है? अनुवाद में जो कोश एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जो अनुवादक को शब्दों के सटीक अर्थ और उनके प्रकार के बारे में बताता है। जैसे कि जो आपके जो कोश हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, इसमें एक भाषी, द्विभाषी और विश्व कोश। तो एक तो हो कोश के कुछ महत्व हैं या कुछ मुख्य कारण हैं इनके। पहला तो यह है कि सटीक अर्थ। अनुवाद करते समय जब आप शब्दकोश का यानी कि डिक्शनरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मदद से आप जो है किसी भी सेंटेंस का सटीक अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये एक तो सटीक अर्थ निकालने में मदद करता है आपका। दूसरा, ये भाषा को समझने में। अगर आपके पास शब्दकोश और किसी शब्द का आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने डिक्शनरी में उठा के देख सकते हैं, तो ताकि उससे क्या होगी, आपको भाषा की सही समझ मिल जाएगी। तीसरा, इसमें शैली की समझ कि भाई किसी वर्ड को लिखने का जो तरीका है वो भी आप इनकी सहायता से समझ सकते हैं, कोश की सहायता से। कोश अनुवादक को भाषा की शैली और उसके उपयोग के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे अनुवादक अनुवाद जो कर सकता है वो सही शैली में अनुवाद कर सकता है। अनुवादक की गुणवत्ता, जो अनुवादक है जो कोश की मदद से जो उसने अनुवाद किया है उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गुणवत्ता का मतलब है कि वो ज़्यादा सटीक होगा। उसके बाद जो है इसमें और है आपका अपरिचित शब्दों का ज्ञान, यानी कि जिन शब्दों से आप परिचित नहीं हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनकी भी आपको जानकारी इस शब्दकोश से मिल सकती है। तो यहाँ पे भी आपको वह मदद करता है। तो इसलिए शब्दकोश का काफ़ी ज़्यादा महत्व है अनुवाद की प्रक्रिया में। उसके बाद जो शब्दकोश के प्रकार हैं वो मैंने बताया था। शब्दकोश 3 प्रकार के होते हैं, एक भाषी शब्दकोश हो गया, द्विभाषी कोश हो गया और विश्व कोश हो गया, जो वर्ल्ड में चलता है। एक भाषी कोश का मतलब है इस कोश में शब्दों के अर्थ उसी भाषा में समझाए जाते हैं। द्विभाषी कोश, इसमें कोशों के जो शब्द हैं वो दूसरी भाषा में दिए जाते हैं। यानी कि एक भाषी कोश का मतलब है कि कोई वर्ड अंग्रेजी का है तो उसका मीनिंग अंग्रेजी में लिखा होगा। द्विभाषी में मान लो जो एक वर्ड अंग्रेजी का है तो उसका जो मीनिंग आपको हिंदी में मिल रहा है, तो एक तो अंग्रेजी भाषा होगी, दूसरी हिंदी होगी। और जो विश्व कोश है, ये कोश विषयों जैसे कि विज्ञान, तकनीकी,
तकनीक आदि से संबंधित प्रश्न शब्दावली प्रदान करते हैं। कोश के प्रकार और अनुवाद में उपयोगिता। तो कोश के प्रकार हम पढ़ चुके हैं और उसकी जो अनुवाद में उपयोगिता है वो पढ़ लेते हैं। तो अनुवादक द्विभाषिक कोश का उपयोग करता है जो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की शैली और भाषा को समझने में मदद करता है। ऑनलाइन कोर्स भी अनुवादकों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि वे एक साथ कई कोर्सों तक पहुंच प्रदान करते हैं और नियमित रूप से अपडेट होते रहते हैं। कुल मिलाकर कोर्स अनुवादक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अनुवादक के लिए एक आवश्यक उपकरण है। इसके बाद जो आपकी आती है वो आती है आपकी यूनिट नंबर 5, जिसमें है परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली, उसका तात्पर्य क्या होता है, उसके लक्षण। तो जो परिभाषिक शब्दावली मैं उसको पहले भी समझा चुका हूँ पहली यूनिट में, उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक तो मैं उसमें कवर कर चुका हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा क्यों करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% लगेगा, हो सकता है कि लॉन्ग भी हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अनुवाद का पुनरीक्षण, यानी कि दोबारा से हम उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। अनुवाद का पुनरीक्षण होता है कि उसका रिवीजन करना, रिवीजन ऑफ ट्रांसलेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अनुवादक द्वारा किए गए अनुवाद को त्रुटियों, सुधारों और संवर्धन के लिए जांचने की प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अनुवाद शुद्ध, सटीक और मूल पाठ के अर्थ को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। अनुवाद का जो पुनरीक्षण यानी कि जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसके जो चरण है, पहला है अनुवाद की जांच। तो अनुवादक द्वारा किए गए अनुवाद की जांच करते समय यह देखा जाता है कि अनुवाद मूल पाठ के अर्थ को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है या नहीं। दूसरा है त्रुटियों को ठीक करना। अनुवाद में पाई गई किसी भी त्रुटि जैसे कि वर्तनी मतलब लिखावट, व्याकरण और शब्दार्थ संबंधी त्रुटियों को ठीक करता है या किया जाता है। सुधार करना, अनुवाद किसी भी अस्पष्ट या फिर अस्पष्ट वाक्यांश को स्पष्ट और संक्षिप्त बनाया जाता है। उसमें संवर्धन करना, यानी कि अनुवाद को बेहतर करने के लिए अनुवाद में नए शब्दों या वाक्यों को जोड़ सकता है या किसी भी क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। तो इसमें कुछ भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है अनुवाद का पुनरीक्षण के लाभ। इसके लाभ क्या हैं? पहले तो है इसमें जो आप जब अनुवाद का जो है पुनरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं या पुनरीक्षण करते हैं तो उससे क्या होती है, उसमें सटीकता आती है, वो स्पष्ट होता है, उसका अर्थ जो है सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। सुबोधता, पुनरीक्षण अनुवाद को और सुबोध बनाता है ताकि पाठकों के लिए इसे समझना आसान हो सके। गुणवत्ता, पुनरीक्षण अनुवाद को समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है। विश्वसनीयता, पुनरीक्षण अनुवाद की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बढ़ाता है। निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं इसका कि अनुवाद पुनरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अनुवाद के लिए आवश्यक है और यह सुनिश्चित करता है कि अनुवाद शुद्ध, सटीक और सुबोध हो, जिससे जो है अनुवाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हो सके या सुधार होते हैं। अनुवाद का जो मूल्यांकन है आप कैसे करेंगे भाई, मान लीजिए आपने कोई कॉपी लिखी तो उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। अनुवाद का मूल्यांकन एक संरचित प्रक्रिया है जो है सुनिश्चित करती है कि अनुवाद सही है और प्रभावी है। यह प्रक्रिया अनुवाद की गुणवत्ता को सत्यापित करने, स्रोत भाषा के अर्थ और शैली को लक्ष्य भाषा में सही ढंग से व्यक्त करने और व्याकरणीय त्रुटियों, शब्दावलियों के प्रयोग और विषय वस्तु की प्रासंगिकता जैसी चीज़ों को जांचने में मदद करता है। अनुवाद मूल्यांकन के चरण इसके भी कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसमें आता है स्रोत भाषा का पूरा अध्ययन। तो सबसे पहले तो आप स्रोत भाषा का पूरा मूल्यांकन करता सबसे पहले स्रोत भाषा में पाठ को पूरी तरह से समझना चाहिए। संदेश और शैली पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है इसमें है अनुवाद की तुलना स्रोत से। अनुवाद की तुलना स्रोत पाठ से करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य भाषा में वही संदेश और शैली शामिल है। तीसरा है इसमें व्याकरण और शैली। अनुवाद में व्याकरणिक त्रुटियों को चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि शैली और लहजा मूल पाठ के समान है। शब्दावली, सुनिश्चित करने के लिए कि शब्दावली सटीक और सुसंगत है और यदि कोई विशिष्ट शब्दावली है तो उसका उपयोग सही ढंग से किया गया है।
प्रूफ रीडिंग यानी कि वर्तनी और मुद्रण संबंधित त्रुटियों को पकड़ने के लिए गहन प्रूफ रीडिंग यानी कि दोबारा से उसको रीड करना, ये उसका अनुसरण यानी कि उसको ज़रूरी है उसके लिए। उसके बाद है मूल वक्ता से फीडबैक। अनुवाद की समझ और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए मूल वक्ता यानी कि जो उसको पढ़ रहा है, जो उस भाषा का है, उससे फीडबैक भी ले सकते हैं आप। और इसमें जो अगला पॉइंट है वो है विषय वस्तु विशेषज्ञता। अनुवादक की विषय वस्तु में विशेषज्ञता पर विचार करें और उसके अनुसार जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग। यदि मशीनी अनुवाद का उपयोग किया जा गया है तो उसके प्रभाव का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन के अनुसार करें। अनुवाद की गुणवत्ता के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे है सटीकता। अनुवाद को स्रोत पाठ के अर्थ को सटीक रूप से व्यक्त करना चाहिए। बोधगम्यता। अनुवाद को पाठकों के लिए आसानी से समझ में आना चाहिए। संवाद। अनुवाद में भाषा के नियमों और शैली का पालन किया जाना चाहिए। प्रासंगिकता। अनुवाद को विषय वस्तु और संदर्भ के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। संयोजन। अनुवाद में विचारों को सही क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साफ सुथरापन। अनुवाद में किसी भी तरह की अस्पष्टता या भ्रम से बचना चाहिए। अनुवाद मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार करने और सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अनुवादक सही काम कर रहा है। इसके बाद जो है अनुवाद की समीक्षा की जाती है। अनुवाद समीक्षा एक अनुवाद की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया है। सुनिश्चित करता है कि अनुवादित पाठ मूल पाठ के अर्थ का सटीक रूप में व्यक्त करता है। समीक्षा में प्रूफ रीडिंग, भाषाई सटीकता और सांस्कृतिक उपयोगिता शामिल व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अनुवाद समीक्षा में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला तो प्रूफ रीडिंग है, वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को ठीक करना, जिसे अक्सर स्वचालित किया जा सकता है यानी कि ऑटोमेटिकली। भाषाई सटीकता, यह सुनिश्चित करना कि अनुवाद मूल पाठ के अर्थ को सटीक रूप से व्यक्त करता है। सांस्कृतिक उपयुक्तता, यह सुनिश्चित करना कि अनुवाद लक्ष्य भाषा के सांस्कृतिक संदर्भ के लिए उपयुक्त है। अनुवाद की गुणवत्ता, अनुवाद की समग्र गुणवत्ता जैसे कि प्रभाव, सहजता और पठनीयता की समीक्षा करना। इसके बाद जो है अनुवाद समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। पहला तो है सटीकता, दूसरी है बोधगम्यता, प्रामाणिकता, सांस्कृतिक उपयुक्तता। तो ये चीज़ें क्योंकि सटीकता होनी चाहिए, एक तो आपकी जो अभी आपने अनुवाद किया है वो एक तो सटीक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो गलत जानकारी दे रहा हो जिससे किसी का नुकसान हो सके। बोधगम्यता का मतलब है कि वो लोगों को समझ में आना चाहिए, जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने अनुवाद किया है वो आसानी से समझा जा सके। प्रामाणिकता यानी कि वो जो है कहीं ना कहीं से सच्चा होना चाहिए, मतलब ऐसे ना हो कि आपने जो फ्रॉड काम किया हो। सांस्कृतिक उपयुक्तता, जो भी आपने अनुवाद किया है तो उसका कहीं ना कहीं इतना उपयोग होना चाहिए कि जो आप बना रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए उपयोगी हो, या फिर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ उपयोगी हो, लाभदायक हो, ताकि लोग जो है उस अनुवाद को पढ़ें। मूल पाठ और अनुवाद की समीक्षा कैसे करें आप, तो मूल पाठ और अनुवाद की तुलना करें। पहले तो मूल पाठ और अनुवाद को एक दूसरे से तुलना करके देखें कि कोई त्रुटि या अंतर तो नहीं है। भाषा और व्याकरण की जांच करें कि कहीं भाषा और व्याकरण में कुछ गलतियां तो नहीं है। अनुवाद की प्रभाव और सहजता की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि अनुवाद सहज और पढ़ने में आसान है। उसके बाद इसमें है सांस्कृतिक उपयुक्तता की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि अनुवाद लक्ष्य भाषा से सांस्कृतिक भाषा के लिए उपयुक्त है। अनुवाद की सटीकता और बोधगम्यता की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि अनुवाद मूल पाठ के अर्थ को सटीक रूप से व्यक्त करता है और लक्ष्य भाषा के पाठ को आसानी से समझा सकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अनुवाद समीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अनुवाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करती है। यह सटीक, समझने योग्य और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त अनुवाद बनाने में मदद करती है। आगे जो इसमें 2 यूनिट बची हैं वो आपकी अनुवाद से संबंधित हैं, जैसे बैंकिंग चीज़ों में अनुवाद होता है, प्रशासनिक अनुवाद है, विविध अनुवाद है, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप तैयार कर लेना। आज की वीडियो में यहीं तक, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आज के लिए धन्यवाद। चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को और दूसरों को शेयर भी करें।